हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इसमें हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सॉलिड होते क्या। सॉलिड सॉलिड वे होते हैं जिनकी इसमें इस चैप्टर में ज़्यादातर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप समझ लीजिए, जो भी स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल यूज हो रहा है, बाहर के नहीं, जो पार्टिकल यूज हो रहा है उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में के बीच में बहुत जिनके बीच में बहुत तगड़ा या फिर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो सॉलिड कहलाते हैं। फ्लूइड में थोड़ा कम होता है और गैस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। गैस में भी होता है लंडन फोर्स और वंडरवाल फोर्स और आपका डिप्रेशन फोर्स, डायपोल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह। सॉलिड में डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग या रिजिड कह सकते हो, कठोर। वो आसानी से कंप्रेसिबल भी नहीं होते, नहीं एक्सपेंड होते। उनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, क्योंकि उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है मोलिकुल्स के बीच में वो घट जाएगी। तथा एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वे अब एक पर्टिकुलर एरिया में ही जूम वाइब्रेट कर सकते हैं। वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पर वे पर्टिकुलर एरिया में ही वाइब्रेट कर सकते हैं, ओसिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ हिल डुल नहीं सकते। जैसे फ्लड में या फिर गैस में तो ऐसे घूमते रहते हैं, ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। दे आर इनकम्प्रेसिबल, बहुत कम कंप्रेस होते हैं, होते ही नहीं है। और नेग्लिजिबल डिफ्यूजन, जैसे मान लो अगर आप हीट करोगे तो बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं होंगे, नहीं एक्सपेंड होंगे। अगर मान लो रबड़ को डिफ्यूज हीट करते हैं, वो पिघल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाती है आराम से, पर ये नहीं होंगे। इनकी डेंसिटी वेरी हाई होगी और लो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फोस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है और एमॉर्फोस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड या स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहा जाता है। इससे पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर आएंगे इनके डिफरेंस पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनके पास डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। दीज constituent particle have long range order, which means there are regular pattern of arrangement of particles which repeat its periodically over the entire crystal। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि इनकी जो पीरियोडिसिटी है या प्रॉपर्टी पूरे क्रिस्टल में सब जगह एक जैसी होती है। ऐसा नहीं कि सोल्ड बिल्कुल यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, पूरे रेंज में, बहुत लंबी रेंज में सेम होगी, इक्वल होगी। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये अपनी स्टेट चेंज करेंगे। अगर इसका किसी भी, मान लो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 3000 है, तो 3000 पर ही मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होने का, उससे पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दे मेल्ट एब्सोल्युटली एंड बिकम लिक्विड, जैसे मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। एंड देयर कूलिंग ग्राफ इज अनकंटिन्यूअस, और उनका कूलिंग ग्राफ जो होता है वो अनकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी सॉलिड को ठंडा करने लगे, अगर मान लो वो लिक्विड है, अभी हमने उसका टेम्परेचर इतना हाई कर दिया, वो लिक्विड हो गया, अगर उसको हम कूल करने लगे या ठंडा करने लगे, तो वो जब तक ठंडा नहीं होगा, जब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं हो जाएगी। Whenever it completely freeze or melt, या फिर वो बिल्कुल ही मेल्ट नहीं हो जाता जब तक उसका टेम्परेचर भी राइज नहीं करने का। These are anisotrophic in nature। एनाइसोट्रोपिक मतलब जो इनका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होंगी। वो इस डायरेक्शन में सेम हो सकती है, पर इस डायरेक्शन में सेम नहीं होंगी, थ्री डायमेंशन में सेम नहीं होंगी। देयर आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर physical property like electric resistance or refracting index are different in different direction in some crystal due to different arrangement in of a particle। पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम होगी, पर अगर हम डायगोनल के हिसाब से, डायगोनल साइड से लेंगे तो उनकी पार्टिकल की अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है।
जैसे इसका एग्जांपल मैं अभी एनसीईआरटी में दिखाता हूँ आपको। एनसीईआरटी की बुक ये रही, इसका एग्जांपल मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले कोई मान लेते हैं, ये कैटायन मान लेते हैं, इसे बिग वाले को एनायन मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ इधर जाने पे हमें पहले कैटायन मिलता है, फिर कैटायन, फिर कैटायन, फिर कैटायन, नीचे जाने पर फिर कैटायन, फिर कैटायन, फिर कैटायन, फिर कैटायन, ऐसे एनायन 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 एनायन। पर हम अगर हम डायगोनल एक्सिस पे चलेंगे, पहले एनायन, फिर कैटायन, एनायन, फिर कैटायन, ये यहाँ चेंज हो गया, इस साइड में चेंज हो गई। इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसे ही बताया है कि ए से बी चलने पर बिल्कुल सेम होता है और सी से डी चलने पर अलग अलग होता है। इस नेचर को एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड, क्वार्टज एटसेट्रा। अब आते हैं एमोर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड्स एंड द सुपर कूल्ड सॉलिड। दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती। इसमें एक एग्जांपल और है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इनके क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर मान लो आप चाकू से किसी को काटते हो, अगर चाकू से काटोगे तो उनका जैसे काट, या लोहे को किसी ब्लेड से काटा जाता है तो बिल्कुल, अगर इसे मैं अगर बीच में से काट दूंगा, इसे मान लो आयरन रोड मान लो, इसे मैं बीच में से काटता हूँ तो दो सरफेस जो बनेंगे ना उनके बीच में बिल्कुल प्लेन होगा, दोनों सरफेस प्लेन होंगे और एक जैसे होंगे। पर अगर हम रबड़ को काटे, आप रबड़ को काट के देख लेना, रोक रोक के काटना, तो उनके बीच के सरफेस खुरदरे से भी होंगे और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं होंगे, दिखने में भी भद्दे लगेंगे और खुदरे से होंगे, हाथ फेर के देख लेना। एमोर्फस सॉलिड, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मैंने बताया था इनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज में, एक छोटी सी रेंज में इनकी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी सेम होती है, और दूसरी शॉर्ट रेंज में जाएंगे तो चेंज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है। मीन्स देयर आर इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली शॉर्ट रेंज ओनली। इनके पार्टिकल्स क्या है, पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब कि हर जगह अलग अलग होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एमोर्फस, ये क्वार्टज गिलास का सॉलिड है, क्वार्टज गिलास का एग्जाम्पल है जो एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। यहाँ देखो इरेगुलर सा है, यहाँ इरेगुलर, यहाँ और छोटा हो गया, यहाँ पर सब कुछ सेम है, इसका साइज भी सेम है, इसका साइज भी सेम है, इसका साइज भी सेम है, पर डायरेक्शन देखें तो अलग अलग मिलेंगी। पर ये आइसोट्रोपिक होता है, इनके हर डायरेक्शन में सेम होते हैं। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मतलब कि जैसे अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाने लगे या हीट करने लगे तो पहले ये हार्ड थे, फिर सॉफ्ट होते चलेंगे, फिर सॉफ्ट होते होते पतले पतले होते फिर एकदम लिक्विड बन जाएंगे। ऐसे नहीं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एकदम लिक्विड बनेंगे, नहीं, ये सॉफ्ट होते होते बन जाते हैं। जैसे आप रबड़ को करोगे, वो चिपचिपा, प्लास्टिक को लोगे पिघल सी जाएगी, अगर मैं इस पेन को भी गर्म करने लगूँ तो पिघल से जाएगा, पिघल का मुड़ जाएगा नीचे को, और फिर जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा ये लिक्विड बन जाता है। रेंज ऑफ सॉफ्टन मेल्ट एंड स्टार्ट फ्लोइंग, फ्लोइंग मैंने बताया था, एंड कैन बी मोल्ड एंड बिलो इनटू द वेरी शेप में बिलो हो जाता है। देयर कूलिंग ग्राफ इज कंटिन्यूअस, मतलब कि इनका टेम्परेचर अगर मान लेंगे, हम इसे कूल करने लगे, लिक्विड हमने पैन को गर्म किया और लिक्विड बन जाता है, अगर हम इसे कूल करने के लगे तो ये कूलिंग होती रहेगी और सॉलिड बनता जाएगा और उसका टेम्परेचर भी फॉल करता रहेगा। पर उसमें टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा था, उसमें जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो जो टेम्परेचर है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, वो जो एनर्जी है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, जो मैटर की स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है। इसके दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स दैट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वली इन एवरी डायरेक्शन, इनकी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हर डायरेक्शन में सेम होती हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पर, रबड़, गिलास, गिलास क्वार्टज एक्सेट्रा। हमारे पास एक और तरह का सॉलिड है जो इसका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड।
दे आर सम सॉलिड विच अपेरेंटली अपीयर अमोर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल मैटर। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम मान लो इसका क्रिस्टल लेते हैं, अगर हम इसका पूरा क्रिस्टल लेते हैं तो ये लगेगा हमें एमोर्फस सॉलिड है। जैसे मान लो कॉपर का क्रिस्टल ले लिया आपने, समझो मेरे बात को, कॉपर का क्रिस्टल बाहर से खुदरा होगा, पर अगर हम उसकी एक यूनिट सेल लेंगे वो बिल्कुल प्लेन और क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही प्रॉपर्टी दिखाएगी। अब आ जाते हैं इनके डिफरेंस पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के डिफरेंस पर आ जाते हैं। इनके पास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल है, इनके पास इरेगुलर शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और इनके पास ग्रेजुअली सॉफ्ट इन रेंज, एक रेंज होती है, पर्टिकुलर रेंज में पिघल जाते हैं या फिर फ्रीज हो जाते हैं। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, जैसे अनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड कहा जाता है। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम किसी सॉलिड को जोड़ते जाते हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जोड़ते जाते हैं, तो जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बनेगी, जोड़ने पर जो हीट निकलेगी वो डेफिनेट होती है, और इनमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। इनके सिलिवेज प्रॉपर्टी, ऑन कटिंग दे जनरेट सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। ऑन कटिंग टू स्पीसीज आर इरेगुलर सरफेस, कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक, क्वार्टज, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्टज, ग्लास। मैंने ये नोट्स रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी से बनाए हैं। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्रिस्टल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अलग अलग पार्ट में इसलिए डिवाइड किए गए हैं क्योंकि कुछ सॉलिड में अलग तरह के फोर्स होते हैं, कुछ सॉलिड में अलग तरह की, किसी में लंदन फोर्स है, किसी में डिप्रेशन, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी में कोवलेंट बॉन्ड है, किसी में इलेक्ट्रिक आयनिक बॉन्ड है। सबसे पहले आते हैं आयनिक सॉलिड। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड मिलेगा आपको। आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे जैसे कैटायन और एनायन, पर रहेंगे आयन इन सॉलिड में। दीज आयन आर द बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। एक एनायन कैटायन के माइनस और प्लस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और माइनस माइनस के बीच में भी, और प्लस प्लस के भी, रिपल्सन वाली या अट्रैक्टिव वाली। इन 3 डायमेंशन अरेंजमेंट सो वेरी हार्ड, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 10⁴ गुना ज़्यादा होती है वो फोर्स इनके। ये इसलिए बहुत हार्ड रहते हैं, पर ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल भंगूर मतलब कि अगर इन्हें तोड़ोगे तो ये चूरे से बिखर जाएंगे, रेत सा बन जाएगा इनका। देयर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। दे आर नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, पर अगर इसे पानी में मिला दोगे और फिर इनको पिघला के ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl मैंने बताया था, हथौड़े से मारने पर ये रेत रेत की बन, जैसे NaCl नमक देखा होगा आपने, पर अगर हम इसे और फ्रीज करते जाए तो एक सॉलिड स्टेट ले लेगा। अगर हम NaCl को पानी मिला दे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स आएंगे, पूरा मेटल का एक क्रिस्टल आएगा। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग बाय ए हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो होंगे वो पूरी तरह से जुड़े होंगे। हर मेटल्स के पास अपनी एक वैलेंसी है, और उनके पास, मान ले मैं NaCl Na का ले लेता हूँ, मैं Na का पूरा क्रिस्टल ले लेता हूँ, हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 281 है, तो ये जुड़ जाएंगे, पर ये जो ना ये फ्री रह जाएगा। ऐसे पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, तो उनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन से बनकर पूरा C बन जाएगा, C ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है, पूरे में घूमता रहेगा, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कॉपर, आयरन, सिल्वर ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मतलब कि मोबाइल जो चलने वाली चीज होती है, एंड जिसे हम हाथ में आराम से ले, एंड इवनली स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में पूरी तरह से फैले होते हैं, घूमते रहते हैं हर वक्त। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जो भी मेटल का एटम है पूरे क्रिस्टल में, हर मेटल एक न एक तो एक इलेक्ट्रॉन जरूर मतलब कंट्रीब्यूट करेगा सी क्लाउड में, एक इलेक्ट्रॉन जरूर दान देगा। These free और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी।
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देयर लस्टर मतलब उनकी शाइनिंग और कलर, उनका अलग अलग तरह का कलर इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसके एग्जाम्पल है क्रिस्टल ऑफ कॉपर, जिंक, फेरस एटसेट्रा, कोई भी ले सकते हैं। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब है अगर हम मेटल को हथौड़े से पीटे, हैमर से बीट करते हैं तो उनकी चादर बन जाते हैं, सरफेस बन जाते हैं। अगर मान लें मतलब चौड़े होते चले जाते हैं। अगर हम मेटल को पूरा पीस ली, उसे हथौड़े से मारते जाएंगे तो उसका सरफेस बढ़ता जाएगा। और डक्टाइल का मतलब होते हैं उन्हें खींचा जा सकता है, खींचने पर ज़्यादा टूटने के नहीं है। जैसे तार हैं, या फिर आप मान लो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती हैं, सब मैलेबल और डक्टाइल की वजह से बनते हैं। और ऐसे ही गोल्ड में होता है, गोल्ड में कोरिजन नहीं हो पाता, उसमें जंग नहीं लग पाता, इसीलिए उसका यूज़ ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। अगर मान लो सिल्वर होता, अगर उसमें भी जंग नहीं लगता ना, तो उसका यूज भी उसमें किया जाता है। एल्युमिनियम अगर उसमें जंग नहीं लगता तो उसका यूज भी ज्वेलरी में किया जा सकता था, उनकी शाइनिंग बनी रहती है। हमारे पास आ गया थर्ड, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड जायंट्स एंड सोल्ड। दे आर द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सबसे रिजिड सॉलिड है, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड। इसमें ही डायमंड आता है, जो अब तक का सबसे कठोरतम या फिर स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कोवलेंट्स बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड। इस प्रकार के सॉलिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, पर ब्रिटल होते हैं ये भी। दे हैव एक्सट्रीमली हाईली मेल्टिंग पॉइंट। उनके पास हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत मेल्टिंग पॉइंट और बोल्डिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका। एंड मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। और उनका कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है जब उन्हें मेल्ट करते हैं, एटम्स नहीं घूमने लगते हैं फिर। दे आर इंसुलेटर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इंसुलेटर होते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका यूज लुब्रिकेंट्स मतलब कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड एंड डायमंड। अब आगे चलते हैं, हमारे पास एक पार्ट हो गया और रह गया मोलिकुलर सॉलिड का। दे आल्सो फर्दर सब डिवाइड्स इनटू कैटेगरीज। ये मोलिकुलर सॉलिड्स को और आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, इनके बॉन्ड के ऊपर इन्हें भी डिवाइड किया जाता है। इनके अंदर जिनके अंदर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि वीक डिप्रेशन फोर्स, लंडन फोर्सेस एंड वंडर वाल फोर्स। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, वीक एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड बहुत ही वीक और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी वीक, बहुत ही कम होता है इनका। तो दीज आर यूजुअली इन लिक्विड और गैस स्टेट। ये ज़्यादातर गैस में रहते हैं, लिक्विड में बहुत कम मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्लोरोफॉर्म। और एक और बात, इनमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स तो पक्का हो सकते हैं, पर एटम्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल्स लाइक सब्सटेंसेस लाइक HCl, सल्फर डाइऑक्साइड आर फॉर्म बाय द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो सॉलिड पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है जिन सॉलिडों में, उन्हें पोलर कोवलेंट सॉलिड्स कहा जाता है। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डायपोल इंटरेक्शन। ये सॉलिड डायपोल इंटरेक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। These solids are the soft and non conductor of electricity। ये सॉलिड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी वीक होते हैं, पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होते हैं। इनके एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। द मोलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, oxygen and nitrogen atom. Strong hydrogen bond binds molecules of such solid like water, ice. वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस होती है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर वाटर करता है H+ आयन की वजह से। जनरली दे आर द वोलेटाइल लिक्विड्स आर सॉफ्ट
सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ज़्यादातर वोलेटाइल होते हैं, इसमें सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप देखते हैं इन चारों के बीच में डिफरेंस। एनसीईआरटी की बुक ले लेते हैं हम डिफरेंस के लिए। हम ले आए हैं एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर द सॉलिड रिजिड। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, व्हाई आर द सॉलिड रिजिड, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसलिए रिजिड होते हैं। व्हाई डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि इनका ज्योमेट्रिकल शेप बहुत डेफिनेट भी होते हैं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होते हैं, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, इसलिए इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लासीफाई द एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। नेफ्थिलीन ये एमोर्फस में आएगा। बेंजोइन ये भी एमोर्फस में आएगा। टेफ्लॉन भी। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन में आएगा। सेलोफोन क्रिस्टलाइन में आएगा। पॉलीक्लोराइड भी क्रिस्टलाइन में आएगा। फाइबर ग्लास भी एमोर्फस में आएगा। कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड एंड सेम वैल्यू अलोंग द डायरेक्शन कमेंट ऑफ नेचर ऑफ दिस सॉलिड। ये मतलब कि ये आइसोट्रोपिक नेचर का, इसका मतलब एमोर्फस सॉलिड है। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, यस, ये भी दिखाएगा। नो क्योंकि एमोर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दिखाते। क्लासिफाई सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन पोटेशियम सल्फेट। हमें पता है पोटेशियम और सल्फेट एनायन है और पोटेशियम इसमें कैटायन है, तो आयनिक बॉन्ड में आ जाएगा। टिन एक मेटल है, इसमें मेटल में आ जाएगा। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नॉन पोलर या मोलिकुलर सॉलिड में रख सकते हैं। यूरिया को मोलिकुलर सॉलिड में रखा जाएगा कोवलेंट बॉन्ड में। अमोनिया को नॉन डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसको भी रखा जाएगा। वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जिंक सल्फाइड इसको आयनिक में। ग्रेफाइट इसको कोवलेंट में। रुबिडियम ये मेटल है, इसे मेटलिक में। आर्गन इसे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में। जिंक सिलिकॉन कार्बाइड इसे मोलिकुलर सॉलिड में रखा जाएगा। सॉलिड ए वेरी हार्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एज वेल एज मोल्टन स्टेट मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। एक सॉलिड है कोई, वो बहुत ही इलेक्ट्रिकल हाईली इंसुलेटर है। अगर हम उसे गर्म भी कर देंगे, मोल्टन स्टेट में भी लिया है, तो वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो किस प्रकार का सॉलिड हो सकता है? वो हो सकता है कोवलेंट हो सकता है, और आपके पास मोलिकुलर सॉलिड है। व्हाट टाइप्स आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट इन सॉलिड स्टेट एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते और मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उन सॉलिड स्टेट में उनके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब बॉन्डेड होते हैं, और मोल्टन स्टेट में हम उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, जो फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और अगर हम इसे वाटर में डिसोल्व कर देंगे, उनके पास भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर? मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है मेटेलिक सॉलिड। कल हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस, यूनिट लैटिस, यूनिट सेल की, क्यूबिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड, इन सब की बात करेंगे। और फिर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर की बात उससे अगले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स वाला सर ने जो उम्मीद बैच चलाया है, मैं उसकी सारे वीडियो सारे डीपीपी सोल्व करके दिखाऊंगा। जिस भी फ्रेंड्स को वीडियो देखनी है हमारे चैनल पर आकर देख सकता है।